नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है हमारे FA2 एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसका हम रिवीजन करेंगे संस्कृत में। आपकी जो संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है, ग्रामर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम FA2 का रिवीजन। बाकी हम टॉपिक क्लास में सारे पढ़ चुके हैं, तो आज उनका फाइनल हम रिवीजन कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा जो है ग्रामर में है आपके संधि आती है, व्यंजन और विसर्ग संधि। आपके सिलेबस में व्यंजन और विसर्ग संधि ही आती है। ये आपकी क्लास में व्यंजन और विसर्ग संधि जब हमने पढ़ी थी तो हमने इसके नियम वगैरह हमने याद किए थे। तो आज हम इसमें से कुछ बहुविकल्पीय है प्रश्न है जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कश्चित पदे प्रयुक्त है संधे नाम किम। कश्चित जो पद है इसमें प्रयुक्त संधि का क्या बताना है, हमें नाम बताना है। क्या बताना है? नाम, कि उस संधि का नाम क्या है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो हम इसका क्या कर लेंगे, विच्छेद कर लेंगे। कस धन चित है, कश्चित है, कस धन चित है, क्या बन गया? कश्चित बनता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? कश्चित है। अब यहाँ पर ये हमारी संधि कौन सी है, इससे हमें क्या हो जाएगा, आइडिया हो जाएगी कस धन चित हमारी कौन सी संधि है, सचुत तो हमारी संधि है। मनः धन रथ इत्यस्य संधि युक्त पदम, मनः धन रथ, कि यहाँ पर विसर्ग है और विसर्ग के बाद जब भी कोई व्यंजन आता है या कोई व्यंजन वर्ण आता है तो उसका क्या हो जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने लिखा है मनः धन रथ। क्लियर? तो विसर्ग है, यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। ये हमारा नियम है उत्तु संधि का कि विसर्ग के स्थान पर ओ बन जाता है, तो क्या बन जाएगा? मनोरथ है। उच्चारण इति पदे का संधि, उच्चारण में भी कौन सी संधि है, हमने याद किया है, उत्धनचारणम, उत्धनचारणम। तो यहाँ पर जब हम करेंगे कि हमने ट्रिक है हमारी संधि करने की कि यहाँ पर अगर दो वर्ण, यहाँ पर दो वर्ण एक समान आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि कौन सी संधि हमारी, क्योंकि जैसे सच्चित है, उच्चारणम है, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें डबल आते हैं, वर्ण आते हैं, तो यहाँ पर हमारी कौन सी संधि है, ये सचुतु संधि है। नेक्स्ट है मनः धन ताप, मनः धन ताप है इत्यस्य संधि युक्त पदम के, इसका भी हमें संधि युक्त पद बनाना है। यहाँ पर विसर्ग है हमारे पास और विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाता है, इस संधि में क्या बन जाता है? स बन जाता है। लेकिन कौन सी कंडीशन में, जब विसर्ग के बाद तय, तय हमारा क्या है? वर्ग है। जब तय वर्ग हो यानी कि वर्ग है यहाँ पर, ये हमारा नियम है संधि का कि यहाँ पर तय वर्ग है तो विसर्ग के स्थान पर हम क्या बना देते हैं? स बना देते हैं। क्या बन जाएगा? मनस्ताप है। ये हमारा राइट आंसर है। शिवो बंध है इति शब्दे संधि विच्छेद है अस्ति, शिवो बंध है, इसका संधि विच्छेद शब्द, शब्द संधि क्या है इसका? शिवो बंध है इति शब्दे संधि अस्ति, हमें संधि बतानी है। इसमें स्तुतु संधि है, चतुर्थ संधि है, उत्तु संधि है या सतु संधि है। तो शिवो बंध है, जब हम इसका करेंगे शिव धन बंध है, तो यहाँ पर विसर्ग आ रहा है। विसर्ग के बाद ये रे ले वे, यहाँ पर वे है, यानी कि ये रे ले और वे, कोई भी वर्ण हो तो उसके बाद विसर्ग आता है तो क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। ये हमारा उत्तु संधि का नियम है। तो यहाँ पर हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? उत्तु संधि। क्लियर? नेक्स्ट है जसत्तु संधि उदाहरणम। जसत्तु संधि का उदाहरण क्या है? तट्टिका रामश्यते वागीश है हरि बंदे। अब हमें ध्यान आना चाहिए कि जो हमारी जसत्तु संधि है उसमें व्यंजन वर्ण,
व्यंजन वर्ण के स्थान पर ही व्यंजन वर्ण परिवर्तन होता है। कई बार ऐसा होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ण भी वहां पर परिवर्तन किया जाता है, यानी कि उस वर्ग के स्थान पर वर्ग का प्रथम तृतीय चतुर्थ वर्ण बन जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास, हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, वाक धन ईश है। वाक धन ईश बन गया। ये हमारा कौन सा वर्ग है, कै वर्ग। ये हमारा है कै वर्ग। अब यहाँ पर कै वर्ग है, उसके बाद कोई हमारे पास स्वर है, ए आ को छोड़कर, ए नहीं है यहाँ पर ई है, ए आ को छोड़कर कोई स्वर है, तो यहाँ पर कै के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय अक्षर बन जाता है। तो कै के बाद क्या आता है, क ख ग, तो क्या बना है, वागीश। तो ये हमारा राइट आंसर है। छत्रश्च छाया पदे संधि अस्ति। यहाँ पर छत्रश्च छाया पदे कौन सी संधि है, यहाँ पर व्यंजन, स्वर, विसर्ग, गुण संधि। तो ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर डेफिनेटली क्या आएगा, यहाँ पर कौन सी संधि हमारे पास, व्यंजन संधि है। क्लियर। नेक्स्ट है स्तुतव संधे उदाहरणम अस्ति। स्तुतव संधि का उदाहरण क्या है, पेष्टः, सच्चित, मनोहर, जगदीश। अभी मैंने ट्रिक बताई थी कि जिसमें डबल होगा वहां पर भी हमारी कौन सी संधि होती है, सचुतु संधि होती है। तो क्या हो जाएगा, सच्चित, सत धन चित। तय का क्या बन जाता है, च बन जाता है। क्लियर। नमस्ते इति शब्दे संधि अस्ति। नमस्ते, नमस्ते में कौन सी संधि है, ये तो हमें साफ साफ पता लग ही रहा है, लेकिन जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, नमः धन ते, नमः धन ते, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग है और विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाता है, हमारा स बन जाता है, क्योंकि ये सतु संधि का क्या है, नियम है। क्लियर। और सतु संधि किसके अंतर्गत आती है, हमारी विसर्ग संधि के अंतर्गत आती है। तो यानी कि ये हमारा राइट आंसर क्या है, विसर्ग संधि। क्लियर। क्योंकि विसर्ग संधि के बहुत सारे पार्ट होते हैं, ऋतु संधि भी होती है, उतु भी होती है, सतु संधि भी होती है। तो ये सतु संधि के अंदर है, और कौन सी संधि है, मेन हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि उदाहरणम अस्ति ही। विसर्ग, जहां पर विसर्ग हो वहां पर हमारी विसर्ग संधि है। अब इसमें विसर्ग कहां पर लगा हुआ है, हरि शेते बालो हस्ति इतस्तः सच्चित है। विसर्ग कहां देखना है हमें, दो पद है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण। क्लियर। यानी कि ये हमारा प्रथम पद है और ये हमारा उत्तर पद है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण में क्या है, ये विसर्ग। तो इसको हम देखेंगे तो ये हमारी कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। क्लियर। ये इसका राइट आंसर। कुछ लघुत्रात्मक प्रश्न भी इसके अंदर आते हैं, जैसे अधोलिखित पदयोः संधि विच्छेदम कृत्वा संधे नाम अपि लिखत। प्रकृति रेव है, यहाँ पर प्रकृति रेव का जब हम संधि विच्छेद करेंगे क्या बन जाएगा, प्रकृति धन एव। ये हमारा नियम है कि विसर्ग के बाद जब कोई स्वर होता है तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाता है, रे बन जाता है, यानी कि ये हमारी कौन सी संधि है, ऋतु संधि। क्लियर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रकृति धन एव। उसके बाद है सडानन, सट धन आनन, सट धन आनन। क्लियर। अब यहाँ पर सटानन है तो सटानन सट टैट है डै, वही जसतु संधि है कि वर्ग का तृतीय वर्ण बन जाता है। क्लियर। सट धन आनन। नेक्स्ट है अधोलिखित उत्तरात्मक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। अधोलिखित रेखांकित पदयोः समस्त पदानां विग्रहं कृत्वा समासस्य नामपि लिखत।
ये हमारे बोर्ड के एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि समास है, हमारे पास समस्त पद है तो हमें उसका विग्रह करना है, विग्रह है तो समस्त पद करना है। यानी कि ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमें इसका आंसर कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें समस्त पदों का क्या करना है, विग्रह करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। अब है यहाँ पर पहला, रमेश प्रतिवारम प्रयासम करोति। रमेश जो है वो हर बार क्या करता है, प्रयास करता है, बार बार प्रयास करता है। प्रतिवारम है, अब पहचान करने की ट्रिक है, यहाँ पर अंडरलाइन दी हुई है पहले से ऑलरेडी, तो हमें पता होना चाहिए, हम समास पढ़ चुके हैं कि जिस समास में प्रथम पद क्या होता है, अव्यय, और द्वितीय पद क्या होता है, संज्ञा, तो वो हमारा कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। पहचान है हमें, क्लियर। तो हम क्या कर देंगे, जो हमारा उत्तर पद है यानी कि संज्ञा है उसको हम आगे ले आते हैं और इसको हम पीछे कर देते हैं। वारम वारम प्रति, क्लियर। ये हमारा राइट आंसर भी दिया हुआ है, वारम वारम प्रति कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, क्योंकि अव्ययी भाव समास में उसका पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। अव्यय हम जानते हैं जिसमें कभी कोई व्यय नहीं हो, यानी कि जिसमें कोई कभी खर्च नहीं हो, अर्थात जिसमें कभी कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय अर्थात अविकारी शब्द कहते हैं। क्लियर। सेकंड है, कृष्ण है काक है कोटरे वस्ती। कृष्ण काक है, काला जो कौवा है वो कोटर में रहता था सॉरी। अब कृष्ण काके यहाँ पर है, कृष्ण काके का मतलब है कि यहाँ पर कृष्ण काके है, हम पढ़ चुके हैं कि हमारा जो समास होता है कर्मधारय समास में क्या होता है कि उसमें एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। क्लियर। अब यहाँ पर कृष्ण का मतलब क्या होता है, काला, काका का मतलब कौवा, यानी कि काला कौवा, तो यहाँ पर ये तो हमारा क्या हो गया, विशेषण। क्लियर। और ये हमारा क्या हो गया, विशेष्य। और दोनों की क्या होती है, समान प्रधानता होती है, दोनों की ही समान प्रधानता होती है। कौन से समास में, कर्मधारय समास में, दोनों में समान विभक्ति होती है, दोनों की समान प्रधानता होती है। क्लियर। अब दोनों में क्या है, विशेष्य और विशेषण भी है। सबसे बड़ी पहचान ये क्या है कि इसमें एक विशेष्य और दूसरा विशेषण होता है। क्लियर। जैसे कृष्ण है च असौ काक है, कर्मधारय समास, अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे, कृष्ण है काक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, राइट आएगा। हम दोनों ही स्थिति में ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर। सेकंड है, अधोलिखित रेखांकित पदयों विग्रह पदानाम समासम कृत्वा समासस्य नामपि लिखत। क्या करना है हमें, विग्रह करना है, किसका, समास का। विग्रह पदानाम अर्थात जो विग्रह दिया हो उनका समस्त पद करना है। क्लियर। समझ गए हम, विग्रह और समस्त पद। राजेश है शिवम च केशवम च, हमने समास पढ़ा है कि जहां पर च आता है वो हमारा कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। च का मतलब होता है और। क्लियर। च का मतलब होता है और च को देखकर हम पता लगा लेते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, हमें पहचान है कि च में जो समास होता है वो हमारा द्वंद्व समास होता है और हम दोनों को जोड़ देते हैं। तो क्या बन जाएगा, शिव है केशव, क्योंकि द्वंद्व है यहाँ पर, कौन सा समास है, द्वंद्व समास। सरोवरे नीलानी कमलानी शोभनते, सरोवर में नीले कमल सुशोभित होते हैं। अब यहाँ पर नीलानी कमलानी, नीले कमल। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, एक विशेष्य है और एक विशेषण है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीला कमलानी कर्मधारय समास है, हम इसको मिलाकर लिख देंगे। क्लियर। ये क्या हो गया हमारा समस्त पद, अर्थात हमने इसका विग्रह भी कर लिया और हमने समस्त पद भी कर लिया। क्लियर। नेक्स्ट है, एक और इसको हम हल कर लेते हैं, क्योंकि जितनी हम
ग्रामर जो हमारी होती है, हम जितनी उनकी प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज्यादा क्या होता है, ज्ञान बढ़ता है, उतनी ज्यादा हमें हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट होता है, अर्थात उतना ही हमें, जितनी हम सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे माइंड में क्या होगा, लिखा जाएगा। यानी कि हमें बार बार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। ग्रामर ऐसी चीज है, उसको हम रट नहीं सकते, उसके हम बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत सारे वाक्य हैं। उसी प्रकार अगला है, जैसे अहम पीताम्बर धारयामी, अहम पीताम्बरम धारयामी। पीताम्बर पीताम्बरम दोनों में बहुत अंतर होता है। एक होता है हमारा पीताम्बर है, एक होता है हमारा पीताम्बरम। मैं पीले वस्त्र धारण करता हूं। क्लियर? यहाँ पर दोनों हम समास नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पीताम्बरम यहाँ पर मैं आया हुआ है, इसका मतलब ये हमारे पास कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। क्लियर? क्योंकि अगर यहाँ पर, लेकिन हम दोनों ही कंडीशन में कर सकते हैं। क्लियर? अगर हम यहाँ पर ये हटा दें और यहाँ पर ये कर देंगे, हमने अगर इसको हटा दिया, क्लियर, अगर हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, अहम पीताम्बरः धारयामी। पीताम्बर का मतलब होता है पीले वस्त्र धारण करने वाला। क्लियर? क्योंकि इसके अंदर अगर यहाँ पर मैं करेंगे तो यहाँ पर ये रोंग हो जाएगा, वो अन्य अर्थ हो जाएगा। क्लियर? वो कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, दोनों में अंतर बता देती हूँ मैं। ये होता है पीताम्बरम, पीतम धन अम्बरम। क्लियर? ये होगा पीतम अम्बरम। पीतम का मतलब यहां पर अलग अर्थ जाता है। क्लियर? पीतम का मतलब यहाँ पीला ले सकते हैं, अम्बरम, अम्बर का मतलब ले सकते हैं यहाँ पर वस्त्र, के पीला वस्त्र। यहाँ पर अगर कोई सेंटेंस नहीं होता, केवल हम पीताम्बरम कर देते तो पीला वस्त्र, पीला वस्त्र एक विशेष्य हो जाता हमारे पास और एक विशेषण हो जाता। क्लियर? पीतम ये हमारा विशेष्य और ये हमारा क्या हो जाता, विशेष्य। क्लियर? और ये हमारा विशेषण। पता लग गया दोनों में अंतर? तो इसलिए यहाँ पर मैं अगर होगा तो हमारा कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें एक विशेषण होगा और दूसरा क्या होगा, विशेष्य। अब यहाँ पर पीताम्बरः, हम बात करते हैं यहाँ की। पीताम्बरः यहाँ पर विसर्ग दिया हुआ है, इसका मतलब है ये किसी पुल्लिंग जाति के लिए लिया गया है कि अहम पीताम्बरम धारयामी, मैं पीले वस्त्र धारण करता हूं। क्लियर? कौन पीले वस्त्र धारण करता है? क्योंकि बहुव्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता बताई जाती है कि पीताम्बरः पीले वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात पीले हैं वस्त्र जिसके। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, पीतम अम्बरम यस्य से बहुव्रीहि समास है। यस्य से हमने लगा दिया, बहुव्रीहि समास है। क्लियर? इसका मतलब यहाँ हो जाएगा तत्र केशवः गोपाल च कंदुकेन क्रीडत है। वहां पर केशव और गोपाल क्या खेल रहे हैं, कंदुकेन से खेल रहे हैं। च लगा हुआ है, जाहिर सी बात है इसमें यह हमारा द्वंद्व समास और क्या बन जाएगा, केशव गोपालव, दोनों को हम जोड़ देंगे। उसी प्रकार मूर्खा प्रतिकूलम आचरंती, प्रतिकूलम प्रतिकूल के आचरण, उसका आचरण करते हैं तो क्या हो जाएगा, कूलम कूलम प्रति, क्योंकि हमारा अव्यय अव्यय भाव समास है, क्या कर देंगे, कूलम कूलम प्रति। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा ग्रामर में अब टॉपिक जो है अदस्नेषु रेखांकित पदेषु शब्देषु विभक्ते कारणम। ये हमें विभक्ति कारण लिखना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में ऐसा ही आता है कि हमें विभक्ति बतानी होती है, किस कारण से क्या योग है, यहाँ पर क्यों हुई है वो विभक्ति, उसका हमें कारण लिखना होता है। अब है ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति। ग्रामम गांव के, परितः का मतलब होता है चारों ओर, क्षेत्राणि क्या है भाई, खेत है, गांव के चारों ओर क्या है, खेत है।
अब ग्रामम में यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? द्वितीया। क्लियर? ये तो हम पहचान लेंगे, द्वितीय विभक्ति हम देखकर पहचान लेंगे क्योंकि बालक का हमें शब्द रूप याद है। अब इसमें ऐसी क्या क्या चीज है जिसके कारण इसमें द्वितीय विभक्ति है? क्या है? परित है। परित है योगे द्वितीया विभक्ति। ये रहा, परित है शब्दस्य योगे ग्रामम शब्दे द्वितीया विभक्ति वर्तते। क्लियर? कविसु कालिदास श्रेष्ठ है। कविसु, कवि जो कवि है उनमें यानी कि बहुत सारे कवि हैं, किसी एक की विशेषता छांटनी है उनमें से। कवियों में कालिदास क्या है? श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर क्या है? बहुत में से किसी एक की विशेषता को छांटना। वहां पर कौन सी विभक्ति आएगी हमारी? यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। क्योंकि बाल केशु हमें पता है यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है, बस हमें क्या छांटना है? योग। किस योग से? तो क्या आएगा? बहुसु एकस्य विशेषता प्रदर्शनात् कविसु पदे सप्तमे विभक्ति वर्तते। अगर वर्तते भी नहीं लगाओगे तो कोई बात नहीं है, आप यहां तक कर लोगे कंप्लीट। क्लियर? हरिये भक्ति रोचते, हरि को भक्ति करना अच्छा लगता है। जहां पर अच्छा वर्ड होता है वहां पर हमारी चतुर्थी विभक्ति होती है, क्योंकि हमने कारक में यह पढ़ा है कि रुच धातु का जहां पर प्रयोग होता है वहां पर हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये क्या? रोचते। रोचते का मतलब होता है अच्छा। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? रुच धातु योगे हरिये पदे चतुर्थी विभक्ति वर्तते। हरि बैंकुठम अधिशेते। हरि, हरि जो है बैंकुठम का मतलब होता है कि वो स्वर्ग में अधिशेते सोते हैं। हरि जो है वो बैंकुट यानी कि स्वर्ग में क्या करते हैं? सोते हैं। तो यहाँ पर अधि हमारे पास क्या है? उपसर्ग। अधि क्या है? उपसर्ग। और जहां पर अधि उपसर्ग होता है वहां पर भी द्वितीय विभक्ति होती है। बैंकुठम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय। क्या आ जाएगा? अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु योगे उपसर्ग द्वितीय विभक्ति। क्लियर? नेक्स्ट है ग्रामम। ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति। ये जस्ट अभी हमने किया ही है। हनुमते नमः, हनुमते नमः, हनुमान के लिए नमस्कार या हनुमान जी को नमस्कार। अब हम पढ़ चुके हैं कि नमः, नमः का मतलब क्या होता है? नमस्ते। तो नमः जहां पर होती है वहां पर हमारी चतुर्थी विभक्ति है, और यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। क्लियर? तो क्या आ जाएगा? नमः धातु योगे कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? राम है लक्ष्मण सह वनम गच्छति। राम लक्ष्मण के साथ वन जाते हैं। अब यहाँ पर सह है, लक्ष्मण में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। क्लियर? किसके योग में? सह। तो क्या लिख देंगे? सह, सह योगे तृतीया विभक्ति। क्लियर? पिता पुत्राय क्रुध्यति। पिता, जो पिता है वो पुत्र पर क्या करते हैं? क्रोध करते हैं। हमने पढ़ा है क्रुद्ध धातु जहां पर होती है वहां पर चतुर्थी विभक्ति होती है, पता है? यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। क्लियर? क्या लिख देंगे? क्रुद्ध धातु योगे, धातु योगे कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। क्लियर? चतुर्थी विभक्ति। डन? अब है नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण आपकी संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है सेम उसी, उसके अंदर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। फर्स्ट प्रश्न है, फर्स्ट है जननी तुल्य, तुल्य वत्सला इति पाठ है मूलतः कस्मात् ग्रंथात् उद्धृत है। जननी तुल्य जो पाठ है वो किस ग्रंथ से उद्धृत है, यानी कि किस ग्रंथ से लिया गया है? रामायणात, रघुवंशात, कादम्बर्यात, महाभारतात। राइट आंसर क्या है? महाभारतात। बाल भावात,
बाल भावात शिवस्य मस्तके कह विराजते, कि बाल भावात के कारण, जो बाल भाव का जो गुण है, शिव के मस्तक पर कौन विराजमान होते हैं? कौन विराजमान होते हैं? लव कुश हिमकर कृष्णनाग। तो राइट आंसर क्या है? हिमकर। हिमकर का मतलब है चंद्रमा, कि भगवान शिव के मस्तक पर जो जूड़ा है उसमें चंद्रमा सुशोभित होते हैं। दुर्बल सूते कस्या अत्याधिक कृपा भवती। दुर्बल सूते, जो दुर्बल जो पुत्र होता है, माता की सबसे अधिक कृपा किस पर होती है? मातु पितु कन्याया भगनिया। किसकी कृपा होती है? माता की। यानी कि जो दुर्बल पुत्र होता है, माता की वहां पर सबसे अधिक कृपा होती है। सर्वेषु पत्तेषु जननी की दर्शी भवती। सभी संतानों में जो माता होती है वो कैसी होती है? प्रसन्ना असमम तुल्य वत्सला कातरा। तो राइट आंसर क्या है? तुल्य वत्सला, यानी कि सभी को समान प्रेम देने वाली होती है। कस्या नेत्राभ्याम अश्रुणी अविरासन। अविरासन, अविरासन, अविरासन। कस्या नेत्राभ्याम अश्रुणी अविरासन इंद्रस्य कृषकस्य सुरभे वृषभस्य। हमने पाठ पढ़ा था कि वहां पर सुरभि की आंखों से आंसू बहने लगे थे। तो क्या आ जाएगा राइट आंसर? सुरभि। सुरभि। सर्वधेनु नाम माता का आसित। सभी गायों की माता कौन थी? माया सुरभि रंभा चंपा। कौन थी? सुरभि। जननी तुल्यवत्सला इति पाठः महाभारतस्य कस्मात् पर्वण उद्धृतः। जननी तुल्य जो पाठ है वो महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? किस पर्व से लिया गया है? विराट, वन, कर्ण, भीष्म। कौन सा पर्व है? वन पर्व। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब है हमारे प्रकृति प्रत्यय। हमारे प्रत्यय हैं, जैसे कि हमारे एग्जाम में आते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न। फर्स्ट है कोष्टके प्रदत्त प्रकृति प्रत्याभ्याम पद निर्मायम वाक्यम पूर्यत। पद का निर्माण करके हमें क्या करना है? वाक्य को पूरा करना है। ग्रामम डैश ईश्वरम स्मृति ही गम धन सत्री प्रत्यय। अब हमने पढ़ा है कि जहां पर पुल्लिंग होता है वहां पर क्षत्रि प्रत्यय में क्या लग जाता है भाई? अन लग जाता है। क्लियर? क्योंकि इसके जो शब्द रूप होते हैं वो तीनों में चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या बन जाता है? गम धन सत्री प्रत्यय लगाएंगे तो गच्छन। क्लियर? ये हमारा राइट आंसर। बाला नाम डैश कहे न जानती। बाला नाम, बालकों को कहने कौन नहीं जानता? उनकी चंचलता को कौन नहीं जानता? तो क्या आएगा? चपल दन त्वम। क्या बन जाएगा? चपल त्वम। क्योंकि यहाँ पर बाला नाम क्या है? बहुवचन है। क्लियर? तो यहाँ पर चपल ताम न होकर क्या बन जाएगा? चपल त्वम। क्योंकि जो त्वम जो प्रत्यय होता है, जैसे रमणीयत्वम, नरत्वम, ये हमेशा नपुंसक लिंग में ही चलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चपल त्वम। क्लियर? ये इसका राइट आंसर। चपल त्वम। क्लियर? चपलत्वम, ये इसका राइट आंसर है। क्लियर? उसके बाद है नेक्स्ट लोकितम मम डैश क्रय धन अन्यर। क्या बन जाएगा? कर्ण्यम। सीधा सा है, इसमें कुछ नहीं करना। लोकितम मम कर्ण्यम। क्लियर? ये रहा इसका राइट आंसर। अहम डैश ने खादामी गम धम क्षत्रि प्रत्यय है, क्योंकि यहाँ पर पुल्लिंग है हमारे पास। क्या बन जाएगा? गच्छन। राइट आंसर। लोके डैश,
लोके डैश दुर्लभम नर धन त्वम, क्या बन जाएगा नरत्वम। जैसे एक चपल त्वम बना है वैसे क्या बन जाएगा नरत्वम। सा डैश मधुरम गायती, सा वह बालिका मधुर गाती। अब यहाँ पर टाप प्रत्यय हमने पढ़ा है, टाप का आ शेष रहता है तो क्या बन जाएगा यहाँ पर बालिका, बालिका। और यहाँ पर लय है, स्वर है, उसमें स्वर की वृद्धि होती है, ई की मात्रा लगा देते हैं, क्या बन जाएगा बालिका। क्लियर। नेक्स्ट है अब है नेक्स्ट उसी प्रकार है क्वेश्चन हमारा, ये और सोल्व कर लेते हैं। अस्माभिः सदैव अनुशासनम डैश पाल धन अनियर। अनुशासनम, अनुशासनम को देखेंगे हम, क्या आ जाएगा नपुंसक लिंग में, क्या बन जाएगा पालनियम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर हमें क्या देखना होता है, किसको नहीं देखना होता है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। यहाँ पर अनुशासनम है, क्लियर, फिलअप से पहले अनुशासन में क्या आ जाएगा पालनियम। जीवने परिश्रम से डैश बहुती महत धनत्व महत्वम, क्लियर, क्या बन जाएगा महत्वम। ये हमारा जीवने परिश्रम से महत्वम। तस्य माता डैश अस्ति, उसकी माता क्या है भाई चतुर है, तो चतुर धन टाप, वही आशेष रह जाएगा, क्या लगा देंगे रे में आ की मात्रा, क्या बन जाएगा चतुरा। क्लियर। डैश बाल के पश्चात गम धन क्षत्रि प्रत्यय गच्छन, बहुत बार हम कर चुके हैं, क्लियर गच्छन, ये हमारा राइट आंसर, यानी कि साथ साथ में मैंने आंसर भी दे रखे हैं। क्लियर। अगला है, यही है अगला भी, डैश धाव के मार्गे अपतत धाव धन क्षत्रि प्रत्यय, क्या बन जाएगा धावन। इदम दुग्धम, इदम मधुरम दुग्धम, वही नपुंसक लिंग है, क्या आ जाएगा पादन अनियर पानियम। क्लियर। पानियम। नगरे डैश वस्ति जन धन तल, तल। अब तल में क्या आदेश रहता है ता आदेश रहता है, ये ग्रामर में है कि जन यानी कि तल प्रत्यय जहां पर होगा हम क्या क्या आदेश कर देंगे ता आदेश कर देंगे, तो क्या बन जाएगा जनता। क्लियर। सा डैश बालिका अस्ति चपल धन टाप, क्या बन जाएगा चपला। क्लियर। राइट आंसर है धावन, पानियम, जनता और चपला। क्लियर। तो आज हमने FA2 का रिवीजन किया है, जो कि हमारे FA2 एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो सबको ये वीडियो वॉच करनी है क्योंकि एग्जाम के लिए मस्त है। इसमें आपका जो FA2 सिलेबस है उसके रिगार्डिंग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक भी है जिनकी हमने चर्चा की है। तो आज के लिए धन्यवाद।